बहुत बहुत स्वागत है स्वरा। थैंक यू सर। अब तो आपको हम समझते हैं कि मुंबई की फिल्मों में कोशिश करते हुए करीब 10 साल हो जाएंगे। हो गए क्या एक्सपीरियंस है इन 10 बरसों का? क्या नतीजा आपने निकाला इतने बरसों से कोशिश करते हुए, और क्या ख्वाब लेके आप आई थी और गाड़ी किधर जा रही है? नतीजा आपके सामने है, हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, यही है नतीजा। आई थिंक बहुत ही मेरा जो अनुभव रहा, जो सफ़र रहा, वो बहुत, मैं कहूँगी, होलसम था। मुझे ये शब्द इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें हर तरीके का अनुभव आ सकता है, और मेरा जो पर्सनल जर्नी रही है उसमें हर किस्म का अनुभव है। ऑफ कोर्स उस एक लार्जर स्कोप में देखें तो सफलता हासिल हुई, थैंक गॉड। पर उस सफलता को पाने में, और सबसे पहली बात तो वो सफलता एक एक एंड मुकाम नहीं होता, ये मैंने रियलाइज़ किया, वो एक जर्नी होती है। सो सक्सेस एंड फेलियर, इट्स लाइक आते रहेगा वो आपको। इवन व्हेन यू थिंक यू आर सक्सेसफुल, यू माइट हैव एन एक्सपीरियंस वेयर यू थिंक यू आर फेल्ड। सो बड़ा होलसम रहा है, और हर किस्म के इमोशन से गुजरी हूँ मैं। मैं एक आउटसाइडर हूँ इस इंडस्ट्री में। जब मैं बॉम्बे आई थी, लिटरली हज़ारों वो जो यंग लोग आते हैं बॉम्बे बोरिया बिस्तरा लेके, और वीटी जो अब सीएसटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे उतरते हैं, और वो एक शॉट होता है ना फिल्मों में कि गाँव से आए हैं लोग बोरी बिस्तर लेके, और बॉम्बे में बस टैक्सियाँ दिख रही हैं। सो दैट वाज मी, लाइक लिटरली। मैं दिल्ली से मुंबई राजधानी पकड़ के आई थी अपने एक दोस्त के साथ, 2 यंग लड़कियाँ थी हम, एंड सही में मेरे माँ बाप ने बिल्कुल, आई एम नॉट जोकिंग, वो रोल नहीं होता बेडिंग का जो पुराने ज़माने का, वो भी था मेरे पास। एंड एक पेटी थी, एक ट्रंक, स्टील का ट्रंक, जिसमें मम्मी ने बर्तन पैक किए थे कि प्रेशर कुकर और ये बना। तो मम्मी, बॉम्बे में बर्तन मिलते हैं ऐसा नहीं है, बट शी वाज लाइक, आई थिंक पोर थिंग, सो वरिड। एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक इन माई अर्ली 20s, आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई MA, और मैं लाइक लिटरली मैं एग्ज़ाम दे के अगले हफ्ते पहुंच गई थी। एंड सो उस वक्त से यहाँ तक मुझे लगता है कि मैं एक अलग शख्स हूँ, मैं एक अलग शख्सियत हूँ। वो जो थी और जो मैं हूँ, लाइक वी आर, इट्स लाइक ऑलमोस्ट डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट लाइव्स, which is great. Of course, I think that's what life is about. You grow, you learn. So yeah, very wholesome. And I think हर चीज़ के लिए मैंने एक चीज़ सीखी है, gratitude, कि अपने मन में और जहन में शुक्राना होना for everything that you have achieved and everything that you have learned. और इतनी बातें सुनकर आप तो ये समझ ही गए होंगे, बात दिल्ली की आई, इसका मतलब वो दिल्ली से आई स्वरा भास्कर। दिल्ली में किस तरह के परिवार में आप पैदा हुई स्वरा? बहुत ही एक, आई थिंक, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास जाता हुआ परिवार, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। पिताजी थे, वो रिटायर हो गए, नेवी में थे मेरे पिताजी, इंडियन नेवी में। एंड तो हम हमेशा एक बहुत ही सेफ, स्टेबल, सरकारी घरों का इन्वायरमेंट, पापा का जॉब 9 से 5, मम्मा का जॉब 9 से 3 या 4 o'clock। मेरी मदर पढ़ाती हैं, टीचर हैं। पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी साहित्य की, अब वो JNU में हैं, पढ़ाती हैं सिनेमा स्टडीज़। हाँ, फिल्म, बट नॉट द प्रैक्टिकल साइड, लाइक द थ्योरी साइड। एंड सो वेरी एकेडमिक काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एंड प्रोफेशनल्स थे मेरे पेरेंट्स। सो lot of focus on reading books, lot of focus on developing your mind, lots of focus on just learning. And because my parents, I think मेरे parents खुद जिस किस्म के लोग हैं, बहुत actually आज़ाद ख़याल के हैं, काफ़ी लिबरल हैं, उन्होंने उसी तरीके की परवरिश दी हमें। तो हमारे बचपन में मुझे याद है कि कभी घर में माहौल, मतलब स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर, और जैसे हम जब बहुत नॉटी थे मेरा भाई और मैं, तो हमें जो पनिशमेंट्स मिलते थे वो बड़े ही, मतलब मिलते थे, लेकिन वो कभी मारते वारते नहीं थे। तो खौफ का उस तरीके का एक होता है ना, बच्चे, स्पेशली लॉट ऑफ इंडियन चिल्ड्रन में अथॉरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में। तो हमारे में था, लेकिन उस तरीके से नहीं था। लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रेंडलीनेस। एंड आई थिंक जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं जैसे मम्मी पापा से जो डर लगता है ना, वो तो उतना डर
नहीं लगता था हमें, तो बड़ा ओपन सा एक एटमोसफियर था। माई पेरेंट्स ऑलवेज न्यू एवरीथिंग, मैंने कभी झूठ नहीं बोला घर पे। डांट में मेरा एक पॉलिसी रहता था लाइफ में कि डांट खा लो पर झूठ मत बोलो, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ जा रहे हो। और सो या दिल्ली में एक वेरी सेंट्रल दिल्ली के इर्द गिर्द मैं बड़ी हुई हूँ, तो दिल्ली और मेरे बहुत करीब है पूरा वो जो दिल्ली की एक जोग्राफी है, और लुटियंस दिल्ली में मैं बड़ी हुई हूँ। सो ऑल दो स्पॉट्स, मतलब जो इंडिया गेट हो गया, बंगाली मार्केट हो गया, खान मार्केट हो गया, लोधी गार्डन्स, मेरा स्कूल पास में था लोधी गार्डन्स के, आई वेंट टू सरदार पटेल विद्यालय, एंड सो वेरी डेलिकेट। फिर जब DU जाने लगे तो मुद्रिका पकड़ के जाते थे, तो टिपिकल दिल्ली का जो कॉलेज बंक करके दिल्ली हाट चले जाते थे शॉपिंग करने, मोमो खाने। आप छोटी हैं भाई बहनों में? नहीं, मैं एक्चुअली बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं, वो छोटे। अच्छा, तो ये जो ऐसे बोलना और ये जो कॉन्फिडेंस, हमेशा बचपन से ही आपने अपने आप को इतना ही आर्गुमेंटेटिव, वोकल और असर्टिव पाया? हाँ, मतलब मैं बचपन से ही, मतलब जब से मुझे याद है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट बच्ची थी। मुझे बट आई थिंक वो आई थिंक बच्चों में ऐसा नहीं होता कि आप ऐसी पैदा होते हो। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपकी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, लेकिन जिस किस्म की परवरिश मिली है, मुझे लगता है कि वो जो वातावरण है, आपकी परवरिश का वातावरण बहुत इफेक्ट करता है। और मेरे माँ बाप उस तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा, कि कभी उन्होंने मुझे आई थिंक, और ना ही मेरे भाई को दबाने की कोशिश नहीं करी, या इस लेवल का स्ट्रिक्टनेस नहीं था कि रिप्रेस हो रहे हैं आप, या आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, या आपके जो अपने विचार भी हैं, छोटे बच्चे भी जब हम थे तो। एंड माई पेरेंट्स एक्चुअली हमेशा हमारा एक बड़ा इनकरेज करते थे कि आप सवाल करो, आप बातचीत करो। हम लोग जब डाइनिंग टेबल पे होते थे, डिनर पे, थोड़े जब बड़े हो गए थे, तो पिताजी का ये होता था कि ही यूज्ड टू ट्राई टू टेल अस कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो वो बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो और क्या तुमने पढ़ा हो उसके बारे में बताओ। फिर बोलते थे तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा। सो एक यू नो दैट स्पिरिट ऑफ डिस्कशन वो बड़ी जल्दी डेवलप हो गया। एंड मैं स्कूल में जब थी, सरदार पटेल विद्यालय में, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। मुझे हमेशा लगता है कि सही में द पीपल हु आर ट्रूली ब्लेस्ड आज वो जिन्हें अच्छे टीचर मिले ज़िंदगी में, क्योंकि और मेरी माँ टीचर है, सो आई नो फ्रॉम बोथ एट होम एटमोसफियर एंड फ्रॉम माई ओन स्कूल एंड कॉलेज एक्सपीरियंस कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि एक अच्छा टीचर किस कदर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपके दिमाग के खिड़कियाँ दरवाजे खोल सकता है, एंड दैट कैन जस्ट चेंज योर होल लाइफ। सो आई थिंक दैट आई हैव बीन वेरी लकी, नॉट जस्ट इन माई पेरेंट्स बट अपने माँ बाप में भी, मतलब अपने टीचर्स में भी। तो पेरेंट्स तो हैं ही कमाल के, बट जो टीचर्स मिले वो भी बहुत ही वेरी वेरी अमेजिंग टीचर्स। एंड नॉट ऑफ कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइंस, ये सब, बट ऑल्सो जिनसे मैंने थिएटर सीखा, जो मेरी डांस की गुरु हैं गुरु लीला सैमसन जी, वो पंडित NK शर्मा, जिनसे मैंने थिएटर सीखा थोड़ा बहुत। सो या तो देखिए, आप उन फॉर्चुनेट लोगों में हैं, लड़कियों में, जिनको एक अच्छा घर, मतलब पेरेंटिंग अच्छी मिली, फिर स्कूल, सरदार पटेल स्कूल तो दिल्ली के बेस्ट स्कूलों में गिना जाता है। तो ये सब मिलाकर आप उन लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं जो दबाई रखी जाती हैं, बोलने नहीं दी जाएंगी, उनके घर से निकलने, बाहर वापस आने के वक्त तय हैं, जो उनके आगे के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है एक थोड़ी सी फ्रीडम भी अचीव करने में। जी बिल्कुल। तो अगर आप अपने होश संभालने के बाद के दौर पर नज़र डालें तो धीरे धीरे कब आपको ये लगा कि ये एक्टिंग या अपने आप को एग्जिबिट करना, आपके अंदर कोई एक उसके कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हुए थे? बचपन से मैं बहुत बड़ी नौटंकी थी। अच्छा। बिल्कुल। मेरे को फादर बुलाते थे इज़डोरा डंकन, वो जो बहुत फेमस परफॉर्मर थी, डांसर थी, बैलरीना। एंड बिकॉज माई पेरेंट्स, रोज़ जब हम लोग आते थे घर स्कूल से, तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि क्या हुआ स्कूल में, बताओ, फर्स्ट पीरियड से लास्ट पीरियड तक। और मैं रोज़ ऐसी कहानियाँ थी, पता है आज क्या हुआ, आज ना रेचल ने ना पराठे छीन लिए मेरे, और फिर ना उसने ऐसे कहा, एंड मैं उस साउंड इफेक्ट के साथ बता रही हूँ, और ये वो। सो आई वाज लाइक, आई जस्ट नीडेड एन ऑडियंस माई होल लाइफ बेसिकली। और उसके ऊपर से हमारे पास केबल टीवी नहीं था, क्योंकि पापा ने हमें लगाने नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि ये बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल सच था, हम नहीं पढ़ाई करते थे। तो मेरे जीवन में चित्रहार, जो DD मेट्रो के जो प्रोग्राम्स थे और दूरदर्शन के, वो बड़ा एक मेजर असर था। तो मेरे जीवन में 2 ही एंटरटेनमेंट के स्रोत थे, चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला।
तो मैं मतलब हफ्ते में वो वेंसडे और फ्राइडे नाइट 8:30 और वो संडे 9 o'clock, वो दैट वाज माई होल वीक वाज गियर्ड टुवर्ड्स वो 2 टाइम स्लॉट या 3 टाइम स्लॉट, एंड आई वाज ऑब्सेस्ड विद चित्रहार। और मैं चाहती थी कि मैं किसी दिन चित्रहार में हूँ खुद। और मुझे उस टाइम याद है कुछ डीडी के प्रोग्राम्स होते थे, कभी कभी जब इंटरव्यूज़ आते थे, सो आई रिमेंबर सीइंग इंटरव्यूज़ ऑफ रवीना मैम एंड आमिर सर, एंड वो जो इंटरव्यू दे रहे थे वो से मज़े में बातें कर रहे थे कि और क्या सेट पे मजाक हुए और प्रैंक्स खेले हमने और क्या किया, एंड आई वाज लाइक यार मैं यहाँ सड़ रही हूँ, मैथ्स होमवर्क कर रही हूँ और ये क्या अमेजिंग ज़िंदगी जी रहे हैं ये। आई वाज लाइक आई वांट दिस, मुझे यहाँ है, मुझे यहाँ होना है। एंड आई थिंक दैट वाज एक्चुअली ऑनेस्टली द फर्स्ट सीड। देन ऑफ कोर्स आप बड़े होते हो, आप भूल जाते हो। मेरे को अलग अलग काम करने थे। मैं वेट बनना चाहती थी, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बायोलॉजी में वो चूहे काटने पड़ेंगे और मेंढक काटने पड़ेंगे ना, ओके मैं कुछ काट नहीं पाऊंगी। फिर मैंने कुछ और सोचा, टीचर बन जाऊंगी ये वो। बट फाइनली जब मैं कॉलेज में आई, मेरे को लगने लगा कि यार आई वांट टू बी इन एक्टिंग। एंड बाय दैट टाइम मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग एक्चुअली एज अ डांसर है। मैंने गुरु लीला सैमसन जी के साथ भरतनाट्यम सीखा है। एंड क्लासिकल डांस एक ऐसा फॉर्म है जिसमें परफॉर्मर की बॉडी और ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, एंड इन जनरल बहुत डिस्टेंस है, बिकॉज एक तो फिजिकल डिस्टेंस है, स्टेज पर आप हैं और वो ऑडियंस दूर है आपसे। फिर एक फॉर्म का डिफरेंस है, क्योंकि आप मुद्रा यूज़ कर रहे हो, ये लोगों को पता नहीं है ये क्या मुद्रा है या ये क्या मुद्रा है एट्सेट्रा। सो यू हैव टू परफॉर्म ओवरकमिंग दैट बैरियर। फिर लैंग्वेज का बैरियर है, क्योंकि वो एंशंट तमिल या तेलुगु या संस्कृत में वो जो पोएम्स हैं जिनको आप परफॉर्म कर रहे हो वो भाषा भी अलग है। फिर वो एक पूरे भावनात्मक डिस्टेंस है, बिकॉज आप वो नवरस के कॉन्सेप्ट पे परफॉर्म कर रहे हो, बड़ा एग्जैजरेटेड लग रहा है, यू नो लाइक इस टाइप का आप कुछ कर रहे हो, मे बी द ऑडियंस दैट्स नॉट द लैंग्वेज। So you have to create that rus from crossing all these almost seas, which is of course beautiful in its own way. And then I started watching films and I was like, this is amazing. The camera's eye can come so close to the performer's body कि आप सांस कैसे ले रहे हो वो बदलोगे तो वो भी रजिस्टर कर रहा है। एंड वो एक इंटिमेसी है जो मुझे बहुत ही like I was seduced by it. Like I'll use that word. I was just like, wow, ये क्या है? मुझे, I want to do this, I want to try this. And that's how I got interested. And फिर मुझे ये भी लगा कि उस टाइम मैं दिल्ली में थी और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की या JNU की एक whatever कॉलेज के फटे हुए जीन्स और चप्पलें और एक झोला लटकाए आप घूम रहे हो मुद्रिका में। And I just thought कि अगर मैं ये अभी नहीं करूँ, especially as an actress and as a woman, तो फिर बाल सफ़ेद हो जाएंगे, टाइम चले जाएगा। एंड सो जो भी ये जुआ, ये गैम्बल है, ये मुझे अभी खेलना है, क्योंकि फॉर मी दिस इज़ द चांस। लाइक आई डिडंट वांट टू कम टू इट व्हेन आई वाज लाइक in my 40s or whatever, which is of course a great option for anyone now. I realize that you can do whatever you want anytime, but so yeah, तो मैंने सोचा बिल्कुल अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ एक जुआ खेलना चाहिए। मैं आ गई। तो आपने कॉलेज की बात की, तो कॉलेज आप शायद मिरांडा हाउस में? जी, मैं मिरांडा हाउस में थी। मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया 3 साल। फिर मैंने एक्चुअली 1 साल काम किया, पार्ट टाइम नौकरी करी। क्या नौकरी थी? एक अमन ट्रस्ट करके एक संस्था थी, तो एक NGO था, तो उसमें मैं पार्ट टाइम काम करती थी। और मुझे याद भी, मेरी पहली सैलरी थी 7,000 रुपये, और मुझे वो जब 7,000 रुपये मिले थे, मुझे लगा था कि मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। और फिर मैंने वो सारे खर्च कर दिए गिफ्ट खरीदने में लोगों के लिए। किस एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको वो नौकरी, मतलब क्या उनको काम चाहिए था? और अब एक्चुअली मैं रिसर्च असिस्टेंट थी वहाँ पे। सो आई वाज इन कॉलेज, मैंने उनके साथ कुछ कोर्सेज करे थे, जो तो वो लोग जानते थे जो वो NGO चला रहे थे, तो उन्हें एक रिसर्च स्टूडेंट चाहिए था। एंड तो मैं रिसर्च करती थी उनके लिए, और ईमेल्स भेजना, और एक कोऑर्डिनेटर कम रिसर्चर टाइप, असिस्टेंट टाइप का काम था। एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करना, तो वो ऑर्गेनाइज करते थे, तो इन्वाइट्स भेजना लोगों को। आई मीन इट वाज लाइक अ मिक्स बिटवीन लाइक एन इवेंट मैनेजर कम रिसर्च असिस्टेंट। तो वो 1 साल चला काम? हाँ, फिर उस साल में मैंने JNU का एंट्रेंस भी दिया, और फिर मैं JNU गई, मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में 2 साल। वो जो 1 साल का एक्सपीरियंस जॉब करने का है, उसमें आपको ये लगा कि आप जॉब के लिए बनी हैं, कि आप इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये काम डिलीवर करना है? वो 1 साल का एक्सपीरियंस एनालाइज करती हैं तो अभी क्या लगता है? नहीं, वो 1 साल का एक्सपीरियंस करके मुझे उस वक्त ये लगा था कि भैया यहाँ बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे छोटे लोगों के साथ रहना है, इतनी एडल्ट कंपनी नहीं चाहिए मुझे। सो दैट्स पार्टली ऑल्सो व्हाई आई वाज लाइक आई नीड टू गेट बैक टू लाइक स्टूडेंट लाइक लाइफ। एंड मुझे मेनली उतना करियर के हिसाब से नहीं, मेरे को बस लगा कि मैंने
पढ़ा नहीं है इनफ, तो मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर आप इसलिए जेएनयू में आपने सोशियोलॉजी में आगे की पढ़ाई की? जी, मैं जेएनयू में पढ़ा एंड मैं तभी भी खुश नहीं थी। मैं एक्चुअली अपना जीआरई ले रही थी यूएस जाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं पीएचडी करूँगी एंथ्रोपोलॉजी में। और तो मैं वो जीआरई के सारे टेक्स्ट बुक्स नहीं होते ट्यूशन लाइक हाँ प्रेपरेशन वाले, जिसमें सैम्पल एग्जाम पेपर्स होते हैं और तो वो सब मैं ला के पढ़ाई कर रही थी। पर देन साथ साथ में ये भी चल रहा था कि बॉम्बे वाला प्लान, एंड देन आई वाज जस्ट लाइक आई थिंक ये तो कभी भी कर सकते हैं। और इस बीच में फिर आपने ये जो एनके के साथ एक्ट 1 में कब ये किया? एक्ट 1 में मैं कुछ महीनों के लिए थी, 6 महीनों के लिए, जब मैं जेएनयू में थी अपने सेकंड सेमेस्टर में। और फिर थर्ड सेमेस्टर तक जब मैं आई और मैंने सारे अपने, मैं कोई पेपर ही सबमिट नहीं कर रही थी, कोई मैं होमवर्क मतलब अपना टर्म पेपर ख़त्म नहीं कर पा रही थी, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा भैया मैं फेल हो जाऊंगी एमए में। तो आई रिमेंबर मैं एनके सर के पास गई रोते हुए कि सर। क्यों एनके के पास क्यों गई? आपको किसने? नहीं, मैं ऑलरेडी थी उनके साथ। मेरे को हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, मैं इप्टा में थी जेएनयू में एक्चुअली। जब मैं जेएनयू गई थी तो मैं एक स्टूडेंट यूनिट है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का, इप्टा का जेएनयू में। तो वहाँ जब मैंने करना शुरू किया, एंड बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट एक्टिंग, सो सम ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, एक्चुअली ही इज़ नाउ डायरेक्टर एंड राइटर इन हिज ओन राइट, रविंदर रंधावा बॉम्बे में हैं, उन्होंने काफ़ी फिल्में लिखी हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भी हामिद उन्होंने लिखी है। So he told me कि NK Sharma is this theatre teacher and a veteran personality, and go to him, and that's how I went to NK sir. पर वो मैं 6 ही महीने कर पाई, बिकॉज NK सर का काम काफ़ी रिगरस है और मैं बिल्कुल ही फेल होने की कगार पे थी अपने एमए में। मुझे लगा मेरी मम्मी तो मुझे मार देंगी अगर मैं एमए से फेल होके निकली। सो देन आई वेंट टू हिम, आई वाज लाइक सो सॉरी, मैं रो रही थी। ही वाज लाइक जा पढ़ाई कर, ही लाइक आ जाना कभी भी वापस। अच्छा, देखिएगा कि एक्ट 1 तो बहुत चीज़ों की वजह से आज याद किया जाता है, क्योंकि उससे बहुत तरह के लोगों ने दिग्गज लोग, हाँ। लेकिन जब NK शर्मा, जिन्हें पंडित जी के नाम से लोग जानते हैं, जब आपकी उनकी पहली मुलाकात हुई तो क्या एक्सपीरियंस था, हमको बताइए, क्योंकि वो तो बिल्कुल हत्थे से उखड़े हुए आदमी। हाँ, लकीली मैं जब तक मिली आई थिंक वो थोड़े काम हो गए थे, वरना चांटे वाटे के किस्से सुने थे मैंने उनसे। मैं पहली चीज़ उन्होंने कहा कि तुम क्यों एक्टिंग करना चाहती हो, तो मैंने कहा सर मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ। तो सिगरेट स्मोक कर रहे थे, बिकॉज आई थिंक अभी उन्होंने शायद कम कर दिया, बट लाइक उस टाइम तो 500 सिगरेट दिन के पीते थे वो। एक पैकेट होता था जिसमें उनके सारे स्टब्स डालते रहते थे वो। तो मैंने कहा सर मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो सब जाना चाहते हैं। लाइक हाँ। तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई भी, अगर आप किसी भी चने की झाड़ या किसी और पे चढ़े हो तो NK सर एकदम सबसे पहले आपको ज़मीन पे लाएंगे, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज वो एक्टिंग का बेसिक लेसन होना चाहिए। एंड उसके बाद काफ़ी मतलब वो पहले 2 जो उनके सेशन थे, और उसमें ना वो 3 बजे शुरू होता है उनका, जहाँ वहाँ उस टाइम पारसी गेस्ट हाउस दिल्ली में होता था, और वो 8-9 बजे तक चलता है उनका सेशन। तो मुझे याद है पहला दिन उन्होंने हमें क्या कराया, उन्होंने कहा कि बैठो ज़मीन पे और अपने हाथ से चलाओ एक सर्कल में अपने आप को। तो आई वाज लाइक ओके, कोई एक्सरसाइज होगी। तो हम चलाने लगे। अभी ख़त्म ही नहीं हो रही एक्सरसाइज, चलाते जा रहे हैं, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मैं गिर नहीं हूँ, उठो यहाँ से, चिल्ला रहे हैं वो लोग ऊपर, एंड आई एम लाइक, एंड दिस हैज गॉन ऑन फॉर लाइक सम 2.5-3 आवर्स। इसमें कितने लोग कर रहे थे ये? थे 10-12 हम सब, एंड आई थिंक राहुल बग्गा, वो भी अब एक यहाँ पर हैं, बॉम्बे में एक्टर हैं, हुमा भी थी शायद, आई डोंट रिमेंबर, एंड I was like, ये क्या एक्सरसाइज है? एंड एंड ऑफ दैट एक्सरसाइज में आफ्टर 2.5 hours ऑफ डूइंग दिस एंड विद फॉलिंग, गिरोइंग, खाइंग डांट झापड़, ही वाज लाइक अब स बोलो। तो हमने स बोला, तो ये एक्चुअल पिच है तुम लोगों का। आई वाज लाइक ये क्या है? सो इट वाज अमेजिंग, बिकॉज मैंने लाइफ में जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी या मैंने सोची भी नहीं थी, शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में, आवाज़ के बारे में, ब्रेथ के बारे में, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, बट लाइक दैट बेसिक स्टफ दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। एंड आई थिंक मोर देन लाइक एक्टिंग सीन्स एंड लेसन्स, बिकॉज ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन अ प्ले। जब मैं गई उनके पास, हम लोग वर्कशॉप्स ही कर रहे थे। सबसे मुझे लगता है उनके साथ जो मैंने क्रूशल लेसन लर्न किया, इसकी आप अगर एक्टिंग जो है, एक्टिंग और फ्रॉड उनका फेवरेट वर्ड है, फ्रॉड के बीच में ना बहुत फ़र्क है। एक्टिंग में भी आप कुछ बनावटी कर रहे हो, कुछ आप झूठा या कल्पनात्मक कर रहे हो, बट दैट कांट बी फ्रॉड। लाइक हाउ यू हैव टू फाइंड अ ट्रूथ एंड अ रियलिटी
in the make believe that you're doing. And I think that that's the most important lesson for an actor. And I think that I've carried that with me in every performance of mine. So that's why I say कि you're truly blessed अगर आपने अच्छा टीचर अगर आपके पास हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लेसन कभी नहीं छूटा है मुझसे. And I think that that's why my work has become so important to me, because I understood that lesson, that you can't be a fraud. And yeah. जी, तो जैसे आपने कहा कि गुरु लीला सैमसन से आपने डांस सीखा, भरतनाट्यम. जी. लेकिन अगर मिरांडा हाउस देखें, JNU में इप्टा देखें, बाद में फिर पंडित जी के साथ मुलाकात देखें, स्टेज पर एज एन एक्टर उतरने का कोई पहला एक्सपीरियंस आपका क्या वहाँ रहा? आई मीन स्टेज पे एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस भरतनाट्यम की वजह से था, बिकॉज अक्का का हर साल एक एनुअल फंक्शन होता था, तो काफ़ी छोटी उम्र से स्टेज पे होना, परफॉर्म करना, ऑडियंस की आदत होना, उसका अनुभव था मुझे. बट थिएटर वाइज पहला मेरा एक्सपीरियंस या स्पीकिंग पार्ट्स का पहला एक्सपीरियंस JNU में हमने एक नाटक किया था. वो आई थिंक विजयदान देथा साहब की कहानी थी, एज फार एज आई रिमेंबर. एंड उसमें मैं एक माँ का रोल कर रही थी. एंड नहीं, विजयदान देथा नहीं, वो नाम मुझे याद आएगा, बट आई वाज प्लेइंग अ मदर एंड ऑफ 2 चिल्ड्रन. एंड काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. और आई थिंक वो एक अच्छा था, क्योंकि मैं मतलब मैं थी क्या 20 साल की थी, एंड वो 2 बड़े बड़े लड़के हैं उस माँ के, और फिर एक लड़का मर जाता है. सो इट वाज लाइक वन वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ स्टोरी, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज वो मुझे ये सारे याद आया जब निलबटे कर रहे थे हम, कि क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी उम्र से कम उम्र का रोल करना आसान होता है, क्योंकि वो अनुभव आपके पास है लाइफ में, आप वो एक्सेस कर सकते हो. लेकिन अपनी उम्र से बड़ा उम्र का रोल प्ले करना, आपको तो थोड़ी ना पता है कि क्या कैसे होता है. हाँ, अपनी लाइफ में तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. और JNU में था, और JNU का जो क्राउड है वो बड़ा काफ़ी अनफॉरगिविंग क्राउड है. जैसे उठ के लोग चले जाते हैं. ओपन एयर हमारा जो एक टेफ्लाज करके एक कैंटीन है, उसके पीछे एक ओपन एयर थिएटर है, तो वहाँ पे हुआ था. एंड इट वाज ब्रिलियंट. आई मीन आई थिंक कि मैं एक्टिंग ने मुझे खुद को भी समझने का मौका दिया है. मुझे लाइव ऑडियंस से इतनी एनर्जी मिलती है. लाइक एक होता है ना, परफॉर्मर्स ड्रॉ अपनी एनर्जी ऑडियंस से. सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. इसलिए मुझे हमेशा आउटडोर शूट्स करने में बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ पे क्राउड खड़े होकर देख रही है आपको. मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे परफॉर्मेंस और बेटर होती है बनस्पत ये कि स्टूडियो में आप शूट कर रहे हैं. तो ये जो डांस वाला भी अगर देखें और प्ले वाला भी देखें, तो उसमें स्टेज फ्राइट या ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं? कभी नहीं. मुझे आज तक कभी स्टेज फ्राइट नहीं हुआ है. मैं जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं थी बचपन से. थोड़ी होनी चाहिए थी शायद, अब ऐसा लगता है. पर नो, मैं आई लव्ड द स्टेज. आई लव्ड बीइंग ऑन स्टेज. इनफैक्ट मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि भरतनाट्यम में अरंगेत्रम जो होता है ना आपका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस, तो मेरा हुआ था श्रीराम सेंटर, दिल्ली का बहुत ही पुराना और फेमस ऑडिटोरियम है वहाँ पे. एंड मैंने पूरा 1 साल, वो जो गैप ईयर था, उसमें मैंने जॉब करने के साथ साथ अरंगेत्रम का प्रेप किया था. तो मैंने एक्चुअली लिया था वो गैप अरंगेत्रम की प्रेप के लिए. तो रोज़ मैं क्लास 3 घंटे का रिहर्सल ये सब चलता था, और बड़े मैंने ऐसे महीनों तक ऐसे मुझे लगा मैंने करा है. और फाइनल रिहर्सल के दिन ड्रेस रिहर्सल, कॉस्ट्यूम रिहर्सल, एंड फाइनल डे पे ऑफकोर्स बड़ी डांट पड़ी मुझे अक्का से, क्या कर रही हो तुम, ठीक से नहीं कर रही. ये वो लास्ट जो अपना आइटम था, जो कि मेरा फेवरेट आइटम था, मैं इतनी खुश हो गई कि ओह लास्ट आइटम हो गया, मैं लास्ट में आ गए. मैं एक पूरा चंक भूल गई. मतलब, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे याद ही नहीं कि मैं भूल गई हूँ. So I have like just blanked out. I have not realized I have blanked out. And मैंने अपना किया, and finally I have, but luckily क्योंकि बॉडी आपकी ट्रेंड है, ताल में आप हैं, तो चूंकि ताल मिस नहीं हुआ, the accompanies अक्का and जो accompany कर रहे थे musicians, they looked at each other like this, and suddenly I'm seeing Akka smiling, और ये बजा रही है, and she's saying something to them like whatever, and they picked up what I had missed. Like in the sense उन्होंने गाने में मेकअप कर लिया, और वो जहाँ पे मैं थी वहाँ पहुँच गए in the song. और बिकॉज मैं ताल में थी, तो वो ऑडियंस को पता नहीं चला कि जिनको पता था कि ये माय फ्रेंड्स एंड ऑल,
classmates knew and they were like, one whole chunk is by. मैं खत्म कर मैं बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार, क्या बात है, मैंने बड़ा अच्छा डांस किया होगा. So उल्टा था स्टेज फ्राइट का. बट या आई हैव नेवर हैड दैट प्रॉब्लम. बट मेरे को एक अलग प्रॉब्लम होती है. मुझे हर परफॉर्मेंस के पहले और शूट के पहले, अभी भी होता है शूट के पहले, मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग ही भूल गई हूँ. नॉट व्हेन आई एम ऑन सेट, नॉट व्हेन आई एम अबाउट टू गो ऑन, बट इन द डेज बिफोर. तो मेरी अजीब ही दूसरी एंग्जाइटी होती है, हायर लेवल की, डीपर, कि मुझे पता है कुछ आता ही नहीं है, मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, कैसे करते हैं, मैं तो सेम चीज़ कर रही हूँ, एक अलग ही सेल्फ डाउट. बट द डे यू कम ऑन सेट एंड जब आप मेकअप वेकअप शुरू करते हैं, आप सेट पे आते हैं, सबसे मिलते हैं, तब तक करते करते मेरे को हो जाता है. और मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि जब मैं सीन करती हूँ ना, मुझे लगता है कि वाह क्या बात है, कितनी अमेजिंग एक्टर हो तुम स्वरा, और फिर मैं आके मॉनिटर देखती हूँ, मैं कि क्या शिट किया है तुमने. सो ये कॉन्स्टेंट मेरे साथ रहता है कि आई हैव नेवर लाइक्ड व्हाट आई हैव डन. मैं अब खुद को अपने आप को देखती हूँ, मेरे को लगता है कि यार ये गलत है, पिच सारी गलत है, ये कौन सा सुर पकड़ा है, ये आवाज़ कैसी हो रखी है, ये गलत, यहाँ तो बड़ा ये फेक लग रहा है. सो वो चलता है मेरा. तो फिर लेकिन भरतनाट्यम को वहाँ पर और कंटिन्यू करने का फिर नहीं रहा कि भरतनाट्यम को रखा जाए, साइड में हमेशा रखा जाए, नहीं? आई थिंक कि आप कला के साथ एंड एक पॉइंट के बाद वो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें साइड पे नहीं रह सकती. आप यू हैव टू मेक अ चॉइस कि या तो हम ये कर रहे हैं अब, और या तो फिर ये कर रहे हैं, क्योंकि वो छूटता चला जाता है. एंड अक्का आफ्टर माई अरंगेत्रम, अक्का को कला क्षेत्र की डायरेक्टर बन गई वो, तो वो चेन्नई चली गई, और वो मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेक का मोमेंट था. बिकॉज मेरे लिए भरतनाट्यम और अक्का एक ही थे. एक आप बड़े आप ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा में जब आप सीखते हैं तो it's hard to separate that. So then I didn't feel like going to a different teacher or a different guru. And then I was like ठीक है. फिर तब तक मैं बॉम्बे, मतलब मेरा MA शुरू हो गया था, मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था, सो वो थोड़ा सा छूट गया. एंड आई वॉज क्वाइट आई वॉज नॉट अ बैड डांसर, बट मैं बड़ी इनडिसिप्लिन लड़की थी. तो मैं तो अक्का तो हमेशा बोलती थी कि इसको तो पहले लड़की बनाना पड़ेगा, फिर इसको डांस सिखाना पड़ेगा, पहले तो उसको लड़की बनाओ. सो आई वॉज अ वेरी ब्रैटिश चाइल्ड. एंड आई थिंक वो जो डिसिप्लिन चाहिए होता है फॉर अ फिजिकल परफॉर्मेटिव आर्ट, जो कि अभी भी मुझे अपने एक्टिंग के साथ भी लगता है कि वो उस टाइम तो, अब तो फिर भी मैं थोड़ी सीरियस हूँ, उस टाइम तो मैं बिल्कुल ही मतलब आवारा टाइप की, बिल्कुल बहुत ही नॉटी बच्ची थी मैं. तो वो छूट गया. आई फील बैड बात है. मैं अभी भी सोचती हूँ, अक्का को बोलती हूँ कि अक्का, इनफैक्ट मैंने उनके साथ कुछ वर्कशॉप्स करे वापस, एंड आई टोल्ड हर कि अक्का आई एम डूइंग दिस नॉट फॉर डांस, आई एम लर्निंग एक्टिंग. बिकॉज नाउ आई रियलाइज कि वो जो क्लासिकल ट्रेडिशनल अभिनय की सीख मिली थी मुझे, और वो पूरा नवरस का जो नाट्यशास्त्र, क्योंकि वो तो नाट्यशास्त्र पे बेस्ड हम सीख रहे हैं, पर उससे आपके बेसिक्स कितने क्लियर हो जाते हैं, सो दैट एवरीथिंग एल्स जो आप सीखते हैं लाइफ में, आप उसको एक अच्छे से क्लासीफाई कर पाते हैं, और परफॉर्मेंस की, खुद के परफॉर्मेंस की आपको एक अच्छी खासी समझ होने लगती है. बिल्कुल. तो आपके सफ़र पर चर्चा करते हुए हम मोटा मोटी इस जगह पर पहुँचे हैं कि जहाँ के बाद फिर आप मुंबई की तरफ आने वाली थीं, वहीं पर पहुँचे हैं. अरे बाप रे, पहुँचे हैं? हाँ, पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए हम. लेकिन दिल्ली देखिए कि दिल्ली, और जिस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ, तो एक सेंस ऑफ पावर वो रहता है कि दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ पर पॉलिटिकल पावर, वहाँ पर आपका जो एक हाईली कनेक्शन, एक सोशल, एक नेटवर्क, ये सब चीज़ें आपको उतनी उम्र तक फिल्मी सितारों से भी कुछ मिलने का मौका अपनी माँ या पिता की वजह से हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरे पेरेंट्स का एक्चुअली सर्कल बिल्कुल मतलब डेफिनेटली एक प्रिविलेज्ड फैमिली है, लेकिन एक्चुअली अब हम देखते हैं ना, तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि वो जो 90 का दशक था, उसमें जो प्रिविलेज ऑफ कोर्स था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का जॉब है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, एक जो भी आपके अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ रहे हैं, एक सोशल हायरार्की में आप अच्छी जगह पे हैं, पर उसके अलावा मतलब क्या ही था. मेरे पेरेंट्स के कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस उस तरीके से नहीं थे, कोई फिल्मी कनेक्शंस नहीं थे, कोई फाइनेंस के कनेक्शंस नहीं थे. तो एक बहुत सेफ लाइफ में उसे कहूँगी, जिसमें प्रिविलेज ये था कि आप बहुत ही सिक्योर थे और बहुत ही सेफ थे. एंड ऑफ कोर्स
जैसे जैसे हम बड़े, मेरे पिताजी का भी जैसे प्रमोशंस हुए, पेरेंट्स के प्रमोशंस हुए, 6th पे कमीशन आया, वो सारी चीज़ों से ऑफ कोर्स एक ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत सी और ब्यूटीफुल सेफ थी, बट नथिंग इन माई लाइफ इन दिल्ली prepared me in any way or helped me with coming to Bombay, because वो एक इतनी अलग दुनिया, ये एक इतनी अलग दुनिया, और नॉट जस्ट अलग इन टर्म्स ऑफ जो आप मटेरियल चीज़ें देखते हैं फिजिकली, वैल्यूज़ के टर्म्स में ये कितनी अलग दुनिया है, ये मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हम जब छोटे थे तो आपको क्या सिखाया जाता है जब आप नॉर्मल बच्चे होते हैं, खासकर मुझे, मैं बड़ी बहुत ऐसे ना ये आईने के सामने बैठ के अपने बाल वाल बनाती रहती थी और ये सब करती थी। मेरी माँ जब मुझे देखती थी बोलती थी दिन भर तुम अपनी शक्ल देखती रहती हो, कितनी वेन हो गई हो तुम, हटो यहाँ से, और कुछ नहीं होता ये सब, अंदर से खूबसूरत इंसान बनना पड़ता है, खूबसूरती कुछ नहीं है, खूबसूरती कुछ नहीं है, अच्छा इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। तो लुक्स को, और मेरी मदर बहुत सिंपल टाइप की लेडी है, तो लुक्स को एकदम लाइफ में, मतलब इट वॉज लाइक नॉट अ थिंग, एंड इट वॉज कि अगर आप ज़्यादा अपने लुक्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत ही एक सतही किस्म के शैलो इंसान हैं। एंड कॉलेज वॉलेज भी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अपना एक आपको ना बहुत सारा फोकस ऑन द माइंड। तो मैंने तो फेशियल नहीं कराया था जब तक मैं बॉम्बे आई, मैंने कभी हील नहीं पहने थे लाइफ में, और मैं एंड एक बड़ा एक इंटेलेक्चुअल सा एरोगेंस भी था हमारे अंदर ना, कि हम तो बड़े झोला छाप ऐसे इंटेलेक्चुअल टाइप बच्चे थे। तो हम ये सब, वो जो लड़कियाँ मेकअप करके आती थी कॉलेज में और सामने बैठती थी, वी यूज्ड टू बी लाइक, ओह माय गॉड, लाइक हम कितने कूल हैं, हम ये फटे जीन्स में हैं। सो व्हेन आई केम टू बॉम्बे, आई रिमेंबर माई फर्स्ट ऑडिशन, और मैंने अपने बेस्ट कपड़े पहने थे दिल्ली हाट के से जो मैंने लिए थे। तो जब मैं आई तो जो लड़की ऑडिशन कर रही थी उसने मुझे देखा, उसने कहा तुम एडी हो? एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर हो? तो मैंने कहा नहीं मैं तो एक्टर हूँ। एंड शी वाज लाइक तुमने बेड कवर पहना है, टेबल क्लॉथ पहना है क्या? एंड आई वाज लाइक नहीं ये तो मेरे दिल्ली हाट के कपड़े। एंड शी वाज लाइक, शी टर्न टू समबडी एंड शी वाज लाइक कोई स्पेयर टी शर्ट है यहाँ पे इनके लिए? सो सबसे पहले तो मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती मैं किस किस्म का एक, इट्स लाइक सेइंग कि एक बहुत ही अरबी घोड़ों के स्टेबल में आप एक खच्चर भेज दो ना बेचारा, वो हाल था मेरा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी कि वैल्यूज अपने थोड़े चेंज करना, ये रियलाइज करना कि ग्रूमिंग एक वर्च्यू है, कि दैट यू विल बी जज्ड ऑन हाउ यू लुक, लाइक फर्स्ट इंप्रेशंस आर द लास्ट इंप्रेशंस इन दिस इंडस्ट्री, कि आपके एक्टिंग का मौका और आपको अपने आप से एक्टिंग से प्रूव करने का मौका तब मिलेगा जब लोग आपकी शक्ल देख कर ये तय करेंगे कि अच्छा ऑडिशन के लायक भी है ये। सो वो बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए, बिकॉज इट मेंट चेंजिंग माई पर्सनैलिटी। मैं काफ़ी मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ी झल्ली टाइप की और बड़ी बेबाक सी लड़की थी, अभी भी हूँ बेसिकली। अगर आप मुझे अपने भी छोड़ दें और मेरी अमेजिंग टीम को अगर आप हटा दें मेरे से, पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस चीज़ के साथ कि ये दैट लुक्स मैटर एंड दिस थिंग्स आर एंड इनफैक्ट मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया बहुत, बिकॉज शी सेड कि स्वरा पहला 1-2 साल हो गए थे एंड आई वाज जस्ट लाइक कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि कैसी जगह है, कैसी इंडस्ट्री है वो। एंड शी सेड वेरी सिंपल थिंग, उन्होंने कहा कि तुम अगर इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती हो तो कुछ वक्त के लिए तो तुमको इसके रूल्स के साथ खेलना पड़ेगा, फिर तुम एक मकाम हासिल करो और फिर तुम्हें जो स्टेटमेंट करना है तब वो करो, लेकिन वहाँ तक पहुँचो तो सही पहले कि तुम्हारे व्यूज़ से किसी को कोई फ़र्क भी पड़ रहा है, वरना तो क्या पॉइंट है। एंड शी सेड कि यही रूल्स हैं गेम के, ये गेम है, ये रूल्स हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पसंद है रूल्स तो मत खेलो। एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक दिस मेक्स सेंस। तो दैट एक्चुअली वाज द बिगेस्ट लर्निंग। बाकी द ओनली 2 कॉन्टैक्ट्स दैट आई हैड when I came to Bombay, one was रविंदर जो AD थे उस टाइम, जिनका जिक्र किया मैंने आपको, और दूसरे थे अंजुम रजब अली जो स्क्रीन राइटर थे, जिनसे मेरी माँ का राब्ता हुआ था एक किसी कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे पहले इंसान जब मैं आई बॉम्बे, रविंदर ने तो ऑफकोर्स हेल्प करी, उन्होंने पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है वो सब उन्होंने मुझे सिखाया, और अंजुम सर के पास मैं गई। अंजुम सर ने मुझे एक लिस्ट दिया नामों का, नंबर्स का, उन्होंने कहा मैं इन लोगों को मैसेज करके बोलूँगा स्वरा मिलने आएगी तुमसे, तुम जाओ। तो मैं पहले 2 साल बॉम्बे में, मुझे था मैं 10,000 लोगों से मिल रही होंगे, मैं रोज़ निकलती थी सुबह मिलने लोगों से, बस यही करती थी। और मैं मतलब मुझे लगता है कि मैंने मलाड से लेके आई वुड से मुंबई सेंट्रल तक, मैं कोई भी ऐसा इंसान और शख्स जो मीडिया में है, मैं सबसे मिल चुकी हूँ। सो इट वॉज क्वाइट क्रेजी। एंड आई रिमेंबर द two first people I met from the industry. One was Sudhir sir, who looked at me and he said, "You want to be an actor?" I said, "Yeah." And he said, "Lose the jhola." And मैं एक झोला पकड़ के आई थी. He was like, "Lose that jhola." And I was like, "No, sir, I love it." He was like, "You may love it, but you have to lose it." And
सो दैट एंड देन नसीर साहब ने, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग था, मैं उनसे मिली उस टाइम, वो व्हिस्लिंग वुड्स में पढ़ाते थे, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि तुम्हें एक्टर बनना है? मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा कि क्या मतलब कितना बनना है तुम्हें, कितना तुम्हारे अंदर क्या है वो, मतलब कितनी बुरी तरह से बनना है तुम्हें एक्टर? मैंने कहा सर मुझे बड़ी बुरी तरह से बनना है, मैं तो दिल्ली अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई हूँ यहाँ बॉम्बे अकेले मुँह उठा के। नहीं सर कि क्या तुम मर जाओगी अगर तुम एक्टिंग नहीं करोगी? मैंने मन में सोचा कि मतलब नसीर साहब मतलब थोड़े लग रहा है ऐसे सठिया गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब मर जाओगी, कौन मरता है लाइक अगर एक्टिंग ना करे तो। एंड आई वाज लाइक मतलब आई डोंट नो सर, हाँ मैंने कुछ जवाब दिया। एंड उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारे लिए ना ये इस कद्र का इश्क है और जुनून है कि तुम मर जाओगी अगर तुम एक्टर नहीं बनोगी, तो फिर मत करो, रहने दो। और मैं निकली उस मीटिंग से, मैंने कहा यार बड़े अजीब है नसीर साहब, इतने महान एक्टर, एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, आई मीन आई स्टिल एम। एंड आई वाज लाइक यार ये कितनी गंदी नकारात्मक बात करी उन्होंने मुझसे, और कितना डिस्करेजिंग था ये, और मैंने आके ऐसे, मैं बहुत ही अपसेट थी। और खैर फिर उसके बाद उनके साथ ऑफकोर्स मुलाकात हुई, पर दैट वॉज माई फर्स्ट ईयर इन बॉम्बे। In my 4th year in Bombay, I suddenly one day realized, I was sitting in some random office, मेरा एक फिल्म रिलीज़ हुआ था, 2 फिल्म रिलीज़ हुए थे, तन्वर जनू आ चुकी थी, पर उसके बाद कुछ कन्वर्जन उस लेवल का नहीं हुआ था जो मुझे चाहिए था, ये वो मुझे ऐसा लग रहा था मैं वापस स्ट्रगल कर रही हूँ। एंड आई सडनली रिमेंबर्ड व्हाट नसीर सर वाज सेइंग, आई वाज लाइक ही इज़ राइट, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है ये एक फिल्म के साथ ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार एक साइकिल है, ये आएगा जाएगा आएगा, सो and it eats up your whole life. So अगर आपके लिए वो उस लेवल का डिज़ायर है कि आप एक्टर नहीं करोगे, तो नॉट, आई थिंक व्हेन ही सेड मर जाओगे, इट मेंट कि क्या आप थोड़ा थोड़ा रोज़ ज़िंदगी भर मरोगे कि तुमने वो नहीं किया, कि आप मलाल रहेगा तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर। एंड आई वाज लाइक ही इज़ राइट, ही वाज सो राइट। पर उनकी बात मुझे मतलब तब तक समझ नहीं आई जब तक खुद मेरे साथ वो एक स्ट्रगल का दौर, सक्सेस थोड़ा सा देखना, फिर से फेलियर देखना, फिर स्ट्रगल, जब तक वो चर्निंग नहीं हुई मेरे साथ, मुझे उनकी बात ही समझ नहीं आई थी। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि ये रियलाइजेशन कि आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपको प्यार है इस चीज़ से, इट्स लाइक इश्क फॉर यू। सो दैट वाज अगेन वेरी वैल्यूबल लेसन फॉर मी इन बॉम्बे। क्योंकि देखिएगा कि आप अपने साथ वो एक्सपर्टीज़ जिसकी शायद ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में अपने को प्रूव करने की, वो सब कुछ लाई नहीं थी सिवाय भरतनाट्यम के। थोड़ा सा टाइम आपने और ज़िद जो कि बहुत कहा जाएगा कि ज़रूरत से बहुत कम चीज़ थी जो आपको यहाँ पर सर सबसे बड़ी चीज़ होती है, मुझे अभी ये लगता है, मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िद को उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ ज़िद के दम पे बैठी हूँ अभी भी और खड़ी हूँ अभी भी, क्योंकि अगर आप देखें जैसा आप कह रहे हैं कि कोई टिपिकल जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हीरोइन एस्पिरेंट का, वो था ही नहीं मेरे अंदर ना। मतलब फॉरगेट लुक्स, बॉडी एंड ऑल दैट, आई एम सेइंग सेपरेट थिंग, यू कैन गेट दैट। वो वैल्यू सिस्टम ही नहीं थी, वो पर्सनैलिटी ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है। मतलब तो आई थिंक कि बट मेरे पास सिर्फ अपनी ज़िद थी, एंड उस ज़िद ने मुझे सब कुछ और सिखा दिया। सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। और इस तरह मुंबई के वो जो शुरुआती साल हैं उनमें ये तो आपने कहा कि मिलना जुलना, और कौन था जिससे नहीं मिले, मतलब सबसे मिले एक तरह से कहिए। तो उसमें आपके ऐसे अकेले दिनों और थोड़े टूटने वाले दिनों में कौन साथी साथ में रहते थे जो आपको सहारा देते थे? तो मैं जब आई, मेरी फ्रेंड थी लोपामुद्रा सान्याल, हु इज़ NGO में काम करती हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, एंड इफ शी इज़ वाचिंग, हाय लोपा। सो शी एंड आई केम टुगेदर, और हमने ये प्लान हमने एक दिन बहुत ही रैंडमली ये प्लान बना के हम बॉम्बे पहुंच गए थे। मतलब जो हमने एक प्लान बनाया और एक हफ्ते बाद हम यहाँ थे। वो नौकरी कर रही थी उस टाइम एक NGO में यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं एक घर में रहती थी जहाँ हम 5 जन एक साथ रहते थे। तो लोपा, मैं और 3 लड़के जो सारे इंडस्ट्री में अलग अलग, एक कुछ एडवर्टाइजिंग में थे, एक कोई और AD थे और कोई ऐसे। तो हमारा एक बड़ा ही अजीब सा एक हॉस्टल टाइप का एक एटमॉस्फेयर था इस घर में। तो हमारा अंदर का रूम था, इन लोगों का बाहर का रूम था, और एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना
मैं चूंकि कभी हॉस्टल में रही नहीं हूँ लाइफ में, मैं हमेशा घर पे माँ बाप के साथ रही हूँ, तो ये एक बड़ी अजीब सी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं ऐसी जहालत में, मतलब लाइफ की जहालत में आई थी, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और कभी उस तरीके से माँ बाप ने इंसिस्ट नहीं किया था। तो मैंने तो मतलब चाय बनाना आता था मुझे, चाय और मैगी। मैंने अंडा बनाने से लेके थोड़ा बहुत बेसिक रोटी दाल सब्जी चावल बनाना बॉम्बे में सीखा है। कितने बरस लगे सीखने में? बरस तो नहीं लगा। मैंने तो एक बार आलू उबालते हुए प्रेशर कुकर फट गया मेरे मुंह पे। ये इस टाइप से की सीख हुई है कि स्टीम वीम का कुछ इल्म ही नहीं है कि स्टीम निकलने देना चाहिए, ये वो प्रेशर कुकर खोल दिया ऐसे ही वो फट गया मुंह पे, जलवल गए। तो ये सब भी हुआ है। लगा कुछ महीने लगे। मैं बना लेती हूँ, मतलब एडिबल खाना बना सकती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगता है मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि एक और चीज़ करी जा सकती है कि आप इतने पैसे कमाओ कि आप किसी को रख लो अपने घर में खाना बनाने के लिए। फिर मैंने वो अप्रोच इस्तेमाल किया लाइफ का। मैंने कहा ये अच्छा अप्रोच है। सो या इट वाज फन दैट फर्स्ट फ्यू इयर्स। आई थिंक कि अब मैं सोचती हूँ कि कितने खुश और कितने फन फिल्ड एंड मज़ेदार ज़िंदगी थी वो। स्ट्रगल भी, मतलब एक तरफ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, काम नहीं मिल रहा आपको, ये वो, लेकिन इतनी दोस्ती, इतनी खुशी, इतना प्यार, इतनी एंथुजियाज्म, इतना उम्मीद आपके अंदर था। लाइक वो आई थिंक दोज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ बॉम्बे इज एक्चुअली जब मेरे पास काम नहीं था और पैसे नहीं थे, पर इतना फुल लाइफ था। एंड फिर उसके बाद रांझना के बाद से मैं अकेले भी रहने लगी और मतलब एक अकेले घर में शिफ्ट कर ली। और उसके बाद से चूँकि काम काफ़ी बढ़ गया तो वो पूरी ज़िंदगी काफ़ी छूटने सी लगी। एंड फिर बिज़ी हो गए, शूट पे रहते थे ये वो। आई मीन आई एम स्टिल इन टच विद एवरीवन, लेकिन वो आप यू कैन नेवर गेट दैट टाइम बैक। दैट्स द थिंग। बिल्कुल। और फिर जो दिल्ली में रह चुका हो उसे मुंबई में रहते हुए बहुत साफ साफ फ़र्क समझ में आता है कि दिल्ली की ज़िंदगी और मुंबई की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। कहा जाता है कि बहुत हाई लेवल का प्रोफेशनलिज्म है, इसकी बड़ी तारीफ़ें होती हैं, लेकिन लेकिन एक लेवल के बाद एक हार्टलेस लाइफ भी शुरू हो जाती है, जो कि दिल्ली में आपको एक छोटा सा सोशल सर्किल भी रहेगा और आप वहाँ जीवन का रस भी आपको उस तरह मिलता रहता है। यहाँ दूरियाँ या फिर जो भी वजह हो, धीरे धीरे करके आप एक सोल को ही मिस करने लगती है। इस सवाल से पता चलता है कि आप दिल्ली वाले हैं। जी हैं, वो तो हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये ना हम आउटसाइडर्स जो है ना, ये हमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर बम्बई में ही आपकी पैदाइश हुई है तो आपके जड़ें भी बॉम्बे ही हैं, आपका वो कम्युनिटी, आपकी फैमिली, आपका सब कुछ बॉम्बे है। तो मुझे लगता है जो जिन भावनाओं की आप बात कर रहे हैं, जो फीलिंग्स आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, चूँकि मैं बाहर से आई हूँ मुझे समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं बम्बई में पैदा और मेरी परवरिश बम्बई में हुई थी तो मेरे लिए भी जो आज दिल्ली मेरे लिए बॉम्बे भी वही होता। और कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग बॉम्बे में ही पैदा होके बॉम्बे में ही काम कर रहे हैं कितने लकी हैं यार, बिकॉज उनके लिए काम भी यही है, घर भी यही है। मेरे को हमेशा लगता रहता है कि काम मेरा बॉम्बे है और घर मेरा दिल्ली है। तो वो एक अजीब सा दोनों शहरों के बीच में एक बैलेंस बनाना या एक टोन सा रहना। जैसे अभी पिछले कुछ सालों में मैंने नोटिस किया कि मैं हर महोत्सव या हर उत्सव के लिए, त्यौहार के लिए मैं दिल्ली भाग जाती हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती, अनलेस शूट कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो एक्चुअली आपका सबसे बड़ा काम, दिल घर सब कुछ शूट ही है। लेकिन अगर शूट नहीं होता तो मैं दिल्ली चले जाती हूँ। और इतने और ऐसा इसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मेरी दिल्ली में भी पहचान इसीलिए है क्योंकि मुझे बम्बई ने काम दिया था। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। और मैं फिर अपने उस बयान को थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ, उसको मिसप्लेस ना किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी टेक्नीशियन के संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि एक सोललेस लाइफ, ये एक्टर के लिए कह रहा हूँ कि एक्टर जो कि हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हो तो वो अपने, और यह समाज हिंदी का समाज नहीं है उस तरह देखा जाए। जिस हिंदी कि एक ब्रॉडर ऑडियंस को केटर किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर्स को, उसके इथॉस को समझने के लिए ये जगह नहीं है। ये एक समझिए कि मेट्रोपोलिस का जो एक नेचर है, उस वजह से आप अपनी भागदौड़ के बीच वो जुड़ाव जो होता है, जिन कैरेक्टर्स को आपको प्ले करना है उनको पहचानना, उसको समझना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये कह रहा हूँ। डेफिनेटली, बट आई थिंक कि एक एक्टर के लिए एक दूसरी बड़ी सीख ज़िंदगी की ये है कि आपका एक बड़ा हिस्सा अपने प्रेप का होता है ऑब्जर्वेशन।
कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन। और मैंने ये रियलाइज़ किया एक वर्कशॉप के थ्रू और एक टाइम पे कि आप जब जो आप कह रहे हैं ना कि एक एंड स्पेशली व्हेन यू आर सक्सेसफुल, कि सफलता क्या करता है, वो एक्चुअली आपको डिस्कनेक्ट करते जाता है एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दूसरों का जो है। तो आप बहुत अपने सक्सेसफुल बबल में आप, ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप रह सकते हैं और ये वो, पर आई थिंक कि मेरे लिए लकी ये रहा है कि मैं चूँकि मैंने ऑनेस्टली अपने आप को कभी उस नज़रिए से देखा भी नहीं। इट्स नॉट लाइक मैं रोमिंग अराउंड कि मेरे को लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं एक स्टार हूँ या एक फीलिंग हूँ, मैं आई स्टिल फील लाइक द सेम पर्सन। और दूसरा कि चूँकि मेरी इतनी फैमिली और मतलब मुझे छोड़ के सारे दोस्त, सारी फैमिली सब बॉम्बे से नहीं है। सो वो एक रियल, मेरे लिए वो जो रियलिटी है और ये रियल एक्सपीरियंस, रियल दुनिया है, वो कॉन्स्टेंटली मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ। बट दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि अगर जिस आप चीज़ की बात करें वो बॉम्बे में भी है, बस हमें अपने आँख खोलने, अपने कान खोलने और वो एक्सपीरियंस करना है। कि जैसे मुझे याद है जब मैं नील बटे सन्नाटा कर रही थी, उसमें एक बाई की कहानी है, एंड आई वाज लाइक यार कहाँ पहले मैं, एंड आई वेंट टू आगरा, मैं जहाँ पे शूट हो रहा था वहाँ जाके मैंने बाइयों के साथ चली, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग एक दिन कि यार मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ। जस्ट ओपन योर आइज टू योर ओन बाई जो रोज़ आपके घर में आती है। ये तो समझो कि भैया जो तुम्हारी लाइफ का क्या लिव्ड एक्सपीरियंस है, तुम मेरे को बताओ ना, अब तुमसे बात करना मैं शुरू करूँ। तो मैंने बेसिकली यहाँ क्या किया, बड़ा फनी, मैंने अपनी बाई को बोला कि आओ बैठो, और मैंने सारे सीन उससे पढ़ाए। मतलब वो पढ़ती नहीं है बट मैंने उसे सुनाया और मैंने कहा ये बोल ये बोल ये बोल, और फिर उस पे से ना उसने पढ़ के उसने कहा ये क्या चीज़ है, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कैसा होता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड बेसिकली लिविंग हर लाइफ एंड गोइंग विद हर टू हर हाउस, ये वो, क्योंकि आई रियलाइज्ड कि मुझे नहीं पता कि मॉनसून में जब बम्बई में पानी भर जाता है, मेरे घर में तो नहीं भरता, उसके घर में तो भरता है, लेकिन वो फिर भी काम पे आती है। वो क्या अनुभव है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था उसके बारे में। 6 साल से मैं बॉम्बे में रह रही थी, या 4 साल से मैं बॉम्बे में रह रही थी। एंड सो आई थिंक दैट देयर आर वेज फॉर अस एज एक्टर्स टू नॉट बी डिस्कनेक्टेड, और वो चीज़ मैं काफ़ी कॉन्शियसली अपने कोशिश करती हूँ कि मैं वो कनेक्शन हमेशा ज़िंदा रहे। तो और जो कि एक्चुअली वो सारा एक प्रेप का हिस्सा है, जिसको आप, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक्टर का प्रेप सिर्फ लाइनें पढ़ना और कॉस्ट्यूम पकड़ना और डांस रिहर्सल नहीं है, एक इमोशनल प्रेप भी करना चाहिए आपको। एंड वही वाली बात जो एनके सर ने कही थी कि ऑथेंटिसिटी एंड कि फ्रॉड, कि आप अपनी सच्चाई और औरों की सच्चाई और वो रिलेशनशिप भूल के ना अच्छे एक्टर नहीं बन सकते हो। वो कभी, दैट्स बिकॉज इट्स हमारा काम है झूठ के बीच में सच क्रिएट करना। लेकिन अगर आप इतना झगड़ा करेंगी सेट पे तो डायरेक्टर तो डर ही जाएगा कि मतलब बात ही नहीं मान रही है, मतलब। नहीं, मेरे सारे झगड़े सिर्फ ट्विटर पे होते हैं। मैं लाइफ में कोई झगड़ा नहीं करती किसी के साथ। आई एम अ वेरी नॉन कॉन्फ्रंटेशनल पर्सन। मैं आई थिंक सिर्फ अपने माँ बाप और भाई और अगर कोई बॉयफ्रेंड हो तो उसके साथ झगड़ा करती हूँ। यही 4 लोग हैं। मैंने तो दोस्तों के साथ भी झगड़ा कभी नहीं किया लाइफ में। सी आई एम वेरी क्लियर सर, ये मीडियम जो है ये डायरेक्टर का मीडियम है, ये एक्चुअली एक्टर का मीडियम नहीं है। एक्टर का मीडियम होता है स्टेज। फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, टेक्नीशियन का मीडियम है। आई एम सर्विसिंग माई डायरेक्टर्स विजन एंड आई हैव अंडरस्टूड दिस फ्रॉम वेरी अर्ली इन एक्टिंग। और मुझे एक बात, मैंने लिसन अमाया करके एक फिल्म करी थी, फारूक साहब ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात बताई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो स्वरा, एक्टर की मियाद ना उसके डायरेक्टर का विजन होता है। तुम कभी भी अपने डायरेक्टर के विजन से बढ़कर परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगी या काम नहीं कर पाओगी, जितनी चाहे कोशिश कर लो। वो तुम्हारा फ्रेमवर्क है, दायरा है तुम्हारा, ये हमेशा याद रखना। एंड ही सो राइट। और ये मुझे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करके ही समझ में आया। सो आई एम वेरी, मैं बहुत ही चिल हूँ ऐसे। मैं सवाल अगर होंगे तो मैं पूछती हूँ कि कैरेक्टर वाइज ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बट बियॉन्ड पॉइंट वो डायरेक्टर का विजन है तो मैं तो आई एम वेरी कूल। आई एम लाइक हाँ आप बताइए कैसे करना है। और कुछ एक डायरेक्टर्स के साथ तो मैंने बोला कि आप दिखा दो, मैं कॉपी कर लूँगी। तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वरा जी, आपने अंजुम रजब अली का नाम लिया, एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपने नसीर साहब का नाम लिया, कुछ और नाम भी आए जो आपके इस अजनबी दुनिया में आने के बाद काफ़ी उन्होंने सहारा दिया और एक तरह से आपको ओरिएंट किया और कुछ ज़रूरी सवाल पूछे कि किस इरादे से आई हो, जिस पर आपको भी सोचने का मौका मिला।
इसके अलावा अगर कुछ और लोगों के नाम आप लेना चाहें, हो सकता है कि वो अपेरेंटली अब आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए ना हों, लेकिन फिर भी वो मदद करने को तैयार रहे और उनके एहसान है आपके ऊपर, ऐसे लोगों के आप नाम ले सकती हैं? वेल, बॉम्बे में मेरे बहुत सारे लोग, आई मीन आई थिंक दैट सबसे पहले तो मेरा वो जो ग्रुप था दोस्तों का, जिसमें रविंदर के बारे में बताया, जयंत सोमलकर वो भी एक राइटर हैं, और दीपांकर गिरी जो एक कवि हैं और वो भी राइटिंग करते हैं। ये 3 लोग मेरे बड़े शुरुआती दिनों के बड़े करीबी दोस्त थे, जिनसे बहुत डिस्कस करके आगे बढ़ के क्या करना है, कैसे करना है। फिर एक बड़े बॉम्बे में ऑफ कोर्स एक बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे लिए आनंद राय रहे, क्योंकि उन 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया, और उनकी टीम तो हिमांशु शर्मा जो उनके राइटर हैं, और राजशेखर जिन्होंने शुरुआती फिल्म के गाने लिखे हैं। सो वो एक बड़ा ये होम टेरिटरी टाइप का था मेरे लिए। दीपक डोबरियाल वाज अ बिग इन्फ्लुएंस एक्टिंग वाइज, चूँकि तनु एज मनु में बहुत मैं मतलब उनसे ऐसे इंस्पायर्ड थी, एंड ऑफ कोर्स कमाल के एक्टर हैं, और हमारी कॉमन एक थी क्योंकि वो भी एक्ट 1 से थे, और बहुत एक बेहतरीन एक उनके साथ रिलेशनशिप रहा। देन मेरी सबसे पहली स्टाइलिस्ट थी मेनका हरी सिंघानी, जिन्होंने मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा पहली फिल्म माधोलाल की वॉकिंग करके एक छोटी फिल्म थी, तो उसका पहला इवेंट था एक म्यूजिक लॉन्च। मैं इतनी, जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ इट, और स्पेस कैडेट जिसको आप कहते हैं, मेरे को पता ही नहीं कि आप ऐसे इवेंट्स के लिए खुद नहीं पहुंच जाते हैं अपने बाल बना के और अपनी एक ड्रेस खरीद के ऐसे। तो आई लुक एट दोस पिक्चर्स, आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस आई हैड बॉट इन कॉलेज इन JNU फ्रॉम सरोजनी नगर, और मुझे लगा ये छोटी सी ड्रेस है और ऐसे स्ट्रैपी सी है तो अच्छा कूल लगेगा, और मैंने खुद अपने बाल बनाए थे, जो कि जिसका मतलब है कुछ नहीं किया था मैंने, उन धोखे में पहुंच गई थी वहाँ पे, और इतना गंदा मेकअप जो कि खुद किया था मैंने। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट दोस पिक्चर्स ना, इट्स द बिफोर पिक्चर आफ्टर अ ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला ना, बिफोर वैसे बिफोर वाली पिक्चर्स हैं वो। सो आई डिडंट नो एनीथिंग, सो मेनका हेल्प मी अ लॉट, शी वाज लाइक बेब ऐसे नहीं होता है, सो मेरा स्टाइलिस्ट होता है, वो तुम्हें कपड़े ला के देगा, या मेकअप आर्टिस्ट हायर करो, ये वो। एंड मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी एजेंसी होती है, PR होता है। सो शी टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो शी वाज इन एंड शी वाज अ फ्रेंड एंड ऑल्सो माई फर्स्ट स्टाइलिस्ट, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। And then of course there was lots of friends, but I will say 2 sets of people. One of course was Sonam Kapoor, जिसकी दोस्ती ने मुझे काफ़ी ऐसे I think तब तक मैं कभी अपने आप को इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं समझती थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत हमेशा मेरे अंदर ना एक ऑडियंस और वो स्वरा बैठी है जो चित्रहार देखती थी। पर आई थिंक इट वॉज सोनम्स फ्रेंडशिप रियली, I mean I think she was very warm and so welcoming, and I think that उसके थ्रू मैंने बॉलीवुड स्टार्स और वो जो सारे लोगों का एक नॉर्मल इंसानी साइड भी देखा। तो आई थिंक वो दोस्ती ने मेरे को ये भी, you know, it just made me feel like yeah, I'm also part of this industry, and that was I think and I don't think that she realizes it, and I don't think कि उसने कुछ ऐसे उसने कोई उसको आई डोंट थिंक कोई एजेंडा के साथ उसने ऐसे किया था, बट आई थिंक कि वो एक बहुत पॉजिटिव दोस्ती रही मेरे लिए बॉम्बे में। मुझे थोड़ा सा घर जैसा लगने लगा बॉम्बे भी। एंड ऑफ कोर्स मेरी जितनी भी बाइयाँ हैं जिन्होंने काम किया है मेरे घर में, और जिन्होंने यू नो खाना बनाया मेरे लिए, या घर मेरा रखा है, साफ़ रखा है, या वो जो सारे लोग, शनाज वॉज माई फर्स्ट वाइफ, सोनिया थी, सुशीला दीदी, जयश्री जो भी काम करती है, सवेरा, शीतल, सारे लोग, and Bikesh, who is now my cook and house manager. I think all these people, because I can't function without, and now of course there's a team, there is, you know, the people sitting over here, whether Sara or Shilpi or everybody else, Divya, people I work with. I think कि मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ ना, स्पेशली जो अपनी खुद की टीम है, मैं बिना दोस्ती करे नहीं कर पाती। तो जब अगर मैं इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ उन लोगों के साथ, उनके साथ मैं बहुत देर तक काम नहीं कर पाती। सो वो मैं बहुत अपना सेंस ऑफ स्ट्रेंथ और बिलोंगिंग और एक रूटेडनेस जिसे कहते हैं, वो ये जो सर्कल है इससे बहुत मुझे मिलता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि, और इंडिया में एक करके ख़ास बात है ना कि आप नीचे जाओ तो जो मतलब गार्ड है वो भी, उसके साथ भी एक राब्ता है, आप हेलो हाय करते रहते हैं। जो सब्जी वाला है, जो अंडे वाला आता है रोज़ बिल्डिंग में, बॉम्बे में आता है ऊपर, वो उससे आपकी एक कनेक्शन है। माली जो आता है नीचे पॉट्स लेके, यू नो दैट पर्सन। सो आई हैव अ वेरी लाइक
इन दैट सेंस मैं मेरे लिए सारे बहुत पीपल फिल्ड लाइव्स हैं, इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर या सारे. सो आई एक्चुअली वियर्डली ड्रॉ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज मेरे चूँकि फैमिली खुद की नहीं है, मुझे इनकी फेमिलियरिटी से बहुत सुकून मिलता है. एंड ऑफ कोर्स I mean, then of course there are lots of friends. Zishan Ayub is a good friend, and कई सारे दानिश जिनके साथ मैंने काम किया है, डायरेक्टर दानिश असलम, कई वेब सीरीज़ डायरेक्ट करे उन्होंने मेरे साथ, वो एक उनके साथ एक अच्छा रहा बहुत. सो इस तरीके से तो बहुत सारे लोग हैं, पर या इट्स नाउ मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा मेरा भी शहर है. अच्छा, जैसे अभी बातें करते हुए आपने आखिरी हिस्से में कहा कि ये जो रूटेडनेस है जिसमें आप बहुत कनेक्ट महसूस करती हैं, वो उन सभी लोगों से जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं. ना सिर्फ वो लोग जो आपके पेशे की प्राइमरी लेयर में हैं, बल्कि सेकेंडरी, टर्शरी, कहीं नीचे भी हैं, वो सब आप अपने ही लोग हैं. शायद यही वजह है कि आप जब भी उनकी ज़िंदगियों को प्रभावित करने वाले कोई फ़ैसले या कोई ऐसी बातें होती हैं तो बहुत आप कंसर्न फील करती हैं, और इसकी कीमत अदा करते हुए भी कि बोलने की कोई कीमत होती है. बहुत से लोग तो चुप भी रहते हैं ऐसे मौक़ों पर, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है उसको खोने का भी एक डर होता है. लेकिन आप ये रिस्क लेती हैं, क्यों लेती हैं? एक्चुअली पहले मुझे पता नहीं था कि ये रिस्क है भी, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो हम हमेशा यही सीखते थे कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप ओपनली बोल सकते हैं और आपके अपनी हमारे राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं और व्हाटएवर. फिर और मैं हमेशा से ये इंसान थी, मतलब आप मुझे किसी भी नौकरी में डाल देते, मेरा यही सेट ऑफ कंसर्न्स रहता. और एक पर्सनालिटी भी होती है, एक आपका पढ़ाई लिखाई भी होता है, एक सोशल आप किस तरीके से किस सोच विचारधारा की तरफ आप ढाला गया आपको. पर मुझे लगता है बेसिक मेरे लिए दो चीज़ें हैं सर. एक पहले एज एन आर्टिस्ट बोलूँगी, जो हम एक्चुअली बात डिस्कस कर चुके हैं, कि मैं एक एक्टर हूँ. मैं वो कहानियाँ बताती हूँ जो दूसरों की कहानियाँ हैं, जो दूसरों की ज़िंदगियों के अनुभव हैं, राइट. अगर मुझे उनके ज़िंदगियों से एम्पैथी ही नहीं है तो मैं क्या एक्टिंग कर पाऊँगी? मुझे समझ ही नहीं है, मुझे फ़िक्र ही नहीं है कि मेरे आसपास दुनिया में हो क्या रहा है, तो मैं एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे बतानी तो उनकी कहानियाँ हैं ना. मैं अपनी कहानी थोड़ी ना बोल रही हूँ कि हर फिल्म में स्वरा भास्कर और उसका एक्सपीरियंस आप बता रहे हो. नहीं, आप अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस बता रहे हो. बिंदिया का एक्सपीरियंस बता रहे हो, या चंदा का एक्सपीरियंस बता रहे हो, या अनारकली का बता रहे हो, या साक्षी, इवन अ गर्ल लाइक साक्षी जो कि एक रिच लड़की है, वीरे दी वेडिंग में जो रोल किया था मैंने. इन सब रोल्स को समझने के लिए, इनके साथ एम्पथाइज करने के लिए आपको उस बाहर की दुनिया के साथ एम्पैथी रखना पड़ेगा. सबसे पहली बात तो ये है. तो मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आप बाहरी दुनिया से कट के एक आर्टिस्ट बन कैसे सकते हैं, खास करके एक्टर. मे बी अ म्यूजिशियन, अ कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर कैन स्टिल डू इट, बट राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, हाउ इज़ इट पॉसिबल? दूसरी चीज़ सिंपली ये है कि मैं एक सेल्फिश रीज़न ही है सर. मैं इस जहाँ मैं आप रह रहे हो, आप उस जगह के बाशिंदे होते हो, राइट. आप नागरिक हो अपने देश के. आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ सकता आप जहाँ रह रहे हो, आप जिस दुनिया में रह रहे हो, क्योंकि वो उस दुनिया में जो बाहर हो रहा है उससे तो आपकी चीज़ों पे असर पड़ेगा. बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बोल सकती हूँ कि कोई कानून आता है, सरकारी कानून, कि फॉर एग्जांपल इस देश में बीफ बैन लग गया, कि आपको अगर आपके लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ा, इवन अगर आप बीफ नहीं खाते, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना है और उन दोस्त के सर्कल में जहाँ किसी को नॉनवेज चाहिए या किसी खास किस्म का चाहिए, तो वो यहाँ इन जगहों पे नहीं जा सकते, या इन प्रदेशों में आप नहीं जा सकते. सो आई एम जस्ट सेइंग कि हर चीज़ आपको इफेक्ट करती है. अब जैसे कि आजकल एक बड़ा ये मेजर वो है लव जिहाद. अच्छा, आपको लग सकता है कि यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो शादी हो गई है, मेरा तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे खुद के धर्म का या खुद की जात का है, ठीक है. लेकिन अगर आपके बच्चे को किसी से प्यार हो गया जो आपके धर्म और जात का नहीं है, फिर मतलब कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं परछाई बन के आपकी भी ज़िंदगी पे असर करेंगी. तो मैं तो बहुत सेल्फिश रीज़न से कह रही हूँ कि भाई हाउ कैन यू नॉट केयर, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ एंड माई लाइफ. एंड द थर्ड थिंग ऑफ कोर्स विच आई थिंक इज़ कि आपको इंसान क्या चीज़ बनाती है. आपको इंसानियत हमारी कहाँ है? इंसानियत हमारी इस चीज़ में बसती है ना कि आपके अंदर सहानुभूति है, एम्पैथी है. हम जानवर से अलग क्यों हैं? क्योंकि जानवर
इंस्टिंक्ट पे काम करता है, बेसिक फूड, हंगर, सेक्स एंड थोड़ा बहुत इमोशन जो माँ का होता है अपने बच्चे के लिए जब वो, और थोड़ी सी बेसिक एक लॉयल्टी। बाकी तो वरना जानवर बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम कर रहा है। इंसान अलग क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर सहानुभूति होती है और हम उसको शब्दों के ज़रिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब इंसान अपनी आवाज़ उठाता है किसी इशू के लिए या इंसाफ के लिए, तो आप और क्या कर रहे हो? आप अपनी इंसानियत को ही तो थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स ऑल इट इज़, दैट्स हाउ आई सी इट। एंड मुझे लगता है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है और ये कोई बड़ी पॉलिटिकल चीज़ भी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमैनिटी की चीज़ है मेरे लिए। बट ये मेरी निजी राय है और मेरे को, मैं एक और कुछ हूँ ना हूँ, मैं एक बहुत लोकतांत्रिक इंसान हूँ, मैं बहुत डेमोक्रेटिक इंसान हूँ। मुझे लगता है कि आपको किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी राय दूसरों पे नहीं थोपनी चाहिए। तो मैं अपनी निजी राय के साथ खुश हूँ, अपने निजी उसमें मैंने आज तक कभी ये उम्मीद नहीं करी है कि पूरी दुनिया को मेरे जैसे सोचना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक ढंग से आर्टिकुलेट किया इस सवाल पर जवाब देते हुए। आप कुछ गा सकती हैं? बहुत अच्छे से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, थोड़े ख़राब से सही। तो पहले मुझे एक थोड़ा सा आपको चेतावनी देनी पड़ेगी और डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि मेरे नाम और मेरे सुरों के बीच में कोई ताल्लुक मत ढूंढे आप। मेरे JNU के स्टूडेंट दिनों का गाना और जो बहुत ही इस तरीके से पॉपुलर है, आप भी रिकग्नाइज करेंगे। NK सर की एक्सरसाइज याद आ गई, अपना सही पिच ढूंढने वाली। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, हजार भेस धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। आई नो ये वाला पैराग्राफ नहीं आता पहले, पर ये और दूसरा इसका एक बड़ा अच्छा लगा जो मुझे लगता है, आई होप मैं उसके शब्द सही बोल रही हूँ। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न मिट सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न मिट सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। क्या बात है। ये बड़ा पॉपुलर गाना और आई थिंक सबसे पहला किसी भी आप प्रगतिशील, किसी प्रकार के प्रगतिशील कार्य में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो ये गाना इस देश में ज़रूर आप सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी आपको अगर कुछ और आगे बातें करने का दिल हो तो हम आगे बातें बढ़ाएं, वरना हम यहाँ पर अब इस चर्चा को विराम दे सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है मैंने काफ़ी आपको अपनी बातों से थका दिया होगा अब तक। विराम और विश्राम दोनों की ज़रूरत है। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आपने मुझे कई ऐसे किस्से याद दिलाए जिन्हें मैं भूल गई थी, और एक ऐसा वक्त जिसे मैंने काफ़ी दिन से याद नहीं किया। अब मैं घर जाके NK सर को फ़ोन करने वाली हूँ। पंडित जी को हम लोग शुक्रिया कहें एक दूसरे को जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर।